सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें लास्ट डे की, तो सुज़लॉन एनर्जी से रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी, जिस वजह से सुज़लॉन आपको फोकस में भी रहती हुई देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट न्यूज़ दोस्तों है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो फिलहाल हमें न्यूज़ ये सुनने को मिल रही है कि सुज़लॉन ने रिसेंटली एक मर्जर का प्लान किया था अपनी सब्सिडियरी कंपनी के साथ। अब इसके लिए उन्होंने एनएसई और बीएसई दोनों से अप्रूवल मांगा था, और देखा जाए तो एनएसई और बीएसई दोनों से अप्रूवल इनको मिल चुका है। तो एग्जैक्ट इसकी सब्सिडियरी कंपनी का नाम क्या है, तो नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो, सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज, जो कि इसकी सब्सिडियरी है, यानी कि सुज़लॉन एनर्जी पेरेंट कंपनी है, और ये अपनी सब्सिडियरी यानी कि सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज के साथ मर्जर करने का प्लान कर रही है, और इसके लिए एनएसई और बीएसई की तरफ से क्लियरेंस उनको मिल चुका है। अब इसका मतलब दोस्तों एग्जैक्ट है क्या, और इससे क्या करने वाली है सुज़लॉन। तो देखो दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो कंपनी अपने जो बैलेंस शीट है उसको बेटर करना चाहती है। तो देखो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि ये जो मर्जर है इसका रिजल्ट कंपनी ये उम्मीद कर रही है कि इनका जो बैलेंस शीट है वो हमें क्लीनर देखने को मिलेगा, और उसके बाद कंपनी के जो एबिलिटी है वो हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। किस चीज़ का, डिविडेंड और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कंपनी ने मेंशन किया है, जो इस मर्जर से कंपनी उम्मीद कर रही है। बट जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप समझ सकते हैं। तो देखो 2022 के फाइनेंशियल ईयर तक अगर हम देखें और 23 तक देखें, तो कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो हमें नेगेटिव में देखने को मिलते थे, यानी कि बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद कंपनी के परफॉर्मेंस हमें थोड़ी बेटर देखने को मिली मार्केट में। पिछले 3 साल में लगातार कंपनी ने प्रॉफिट किया है, 23, 24, 25 में। कंपनी के जो रिजर्व हैं वो भी हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिले, नेगेटिव से पॉजिटिव होते हुए देखने को मिले। और जो कंपनी के ऊपर कर्जा था 22 के फाइनेंशियल ईयर में 6,400 करोड़ का, वो अभी के टाइम पे देखोगे तो 323 करोड़ रह गया है। तो कर्जा को भी कंपनी ने रीपे किया है, अपने रिजर्व्स को भी नेगेटिव से पॉजिटिव किया है। बट दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपके लिए अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। अब जैसा कि मैंने बताया कि 23, 24 और 25 इन 3 फाइनेंशियल ईयर में लगातार कंपनी ने प्रॉफिट किया है। 23 में किया था कितना, 2887 करोड़, 24 में किया 660 करोड़, और 25 में कितना किया, 2072 करोड़। ठीक है, जब हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखते हैं 23, 24 और 25 का, तो 23 में कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया था, लगभग 491 करोड़। 24 में कितना जनरेट किया, 80 करोड़, और 25 में कितना जनरेट किया, 1092 करोड़। अगर इन तीनों नंबर को भी ऐड कर दोगे तो भी आपको 2000 करोड़ का नंबर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि कंपनी जितना प्रॉफिट हमें शो करती हुई दिख रही है, एग्जैक्ट उतना पैसा कंपनी के पास आ ही नहीं रहा है। अब देखो दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखो जब हम बात करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस के बारे में, तो कंपनी का हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है, जो कि 25 में कितना था, 1857 करोड़। कंपनी ने इनकम माइनस एक्सपेंस के बाद जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया, उसके बाद काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसके बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कम दिखता है। बट यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रहा है नंबर। अब ज़्यादा तो दिख रहा है, वो कंपनी के नेट प्रॉफिट ने हमने एज्यूम तो कर लिया, बट क्या कंपनी के पास उतना पैसा आ रहा है, तो नहीं। अगर कंपनी के प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में वो नंबर कितना था, 1984 करोड़ का, और कंपनी ने प्रॉफिट कितना दिखाया, 2000 करोड़ का। यानी कि जितना कंपनी का नेट प्रॉफिट था ऑपरेशन से, तो कंपनी ने उतना प्रॉफिट जनरेट किया ही नहीं। बट चलो जितना जनरेट किया 1984 करोड़, उसको भी अगर हम देखें तो 1092 करोड़ ही कंपनी के पास पॉकेट में आया है। क्यों दोस्त, क्योंकि कंपनी के जो रिसीवेबल्स हैं उसमें एक सडन स्पाइक हमें देखने को मिली है, 677 करोड़ से ये बढ़कर 2007 करोड़ तक हो गया है। रिसीवेबल्स मतलब कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट को बेचती है तो उसका पैसा कंपनी को इमीडिएट नहीं मिलता, कुछ टाइम बाद मिलता है। अब कंपनी बेच दी, इसका मतलब कंपनी ने अपने
क्वार्टर रिजल्ट में रेवेन्यू दिखा दिया, प्रॉफिट दिखा दिया वही प्रोडक्ट को बेचकर, भले कंपनी के पास पैसा वो अभी आया नहीं है। तो जब आएगा तो कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो आपको दिख जाएगा। अभी नहीं आया है, इस वजह से कंपनी के रिसीवेबल्स आपको 2000 करोड़ से भी ज़्यादा नेगेटिव दिख रहे हैं। और रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, इसको आप डेटर डेज से भी समझ सकते हैं। 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो डेटर डेज हमें 130 दिन का देखने को मिल रहा है। डेटर डेज बेसिकली हमें ये बताता है कि जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा किसी को भी, उससे जो कंपनी के पास पैसा आ रहा है कितना दिनों में आ रहा है। तो 2025 में 130 दिन का एवरेज था, 24 में 102 दिन था, 23 में 72 दिन था। लगातार डेटर डेज जो है वो बढ़ते दिख रहे हैं, ना कि घटते दिखते हो तो अच्छी बात रहती। तो नो डाउट ये कंपनी ने जो चीज़ें मेंशन की हैं कि कंपनी अपने बैलेंस शीट को क्लीन करना चाहती है और बोल सकते हैं अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहती है डिविडेंड के लिए या फिर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कंपनी का बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलता भी है। और डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो 23, 24 और 25 में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड पे किया ही नहीं है। तो मेरा एक आपको बोल सकते हैं सुझाव रहेगा कि अगर आप सुज़लॉन के इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा कंपनी के फाइनेंशियल्स को अच्छी तरह से रीड करो, ना कि कंपनी के ऊपर की न्यूज़ को देखकर इम्प्रेस हो जाओ। ठीक है, मैं किसी भी तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाई है कि कोई भी कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे देखना चाहिए और उसके बिहाफ पे आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब दोस्तों वारी एनर्जीज की बात करें तो ये कंपनी अब कुछ टाइम बाद Q1 की रिज़ल्ट रिपोर्ट करेगी। इनफैक्ट सिर्फ इसी कंपनी के नहीं, और भी काफ़ी सारी कंपनी के रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे, बट इस कंपनी के जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे उसको लेकर मार्केट में कुछ एक्सपेक्टेशंस रिलीज़ हो गई हैं, और वो एक्सपेक्टेशन कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है वारी एनर्जीज़ का और साथ में प्रीमियर एनर्जीज़ का। अब इसका मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स उन्होंने हाईलाइट किया है सोलर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, जिसमें अगर हम बात करें कैपेसिटी एक्सपेंशन की तो वो हमें बढ़ती हुई दिख रही है। इनके जो प्राइसिंग है वो हमें स्टेबल रहती हुई देखने को मिल रही है, और ग्रोथ फैक्टर सोलर कैपेसिटी में कंटिन्यू हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। और साथ में अगर हम बात करें टोटल इस सेक्टर के आउटलुक के बारे में तो वो भी हमें पॉजिटिव दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें कोटक इंस्टीट्यूशन ने मेंशन किया है, बट एग्जैक्ट उनके हिसाब से क्या नंबर हो सकता है तो चलिए उसको देखते हैं। तो Q1 में जो कंपनी अपने रेवेन्यू रिपोर्ट करेगी उसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये कोटक इंस्टीट्यूशंस का एक्सपेक्टेशन है। और वही Q1Q बेसिस पे हम बात करें तो वहाँ पर हमें 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और साथ में यहाँ पर मार्जिन्स की भी बात की गई है। 470 बेसिस पॉइंट से कंपनी का जो मार्जिन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव कर सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% ग्रोथ दिखाया था। इस बार 36% नहीं 32% के आसपास की एक्सपेक्टेशन है। यानी कि पिछले 2 क्वार्टर को अगर कंपैरिजन करेंगे इस नंबर से तो इस बार का नंबर उन 2 क्वार्टर के मुकाबले वीक हमें देखने को मिलेगा अगर हम ग्रोथ के हिसाब से बात करें। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्जिन में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है कितना, 4.7% से, यानी कि 470 बेसिस पॉइंट से। तो 470 बेसिस पॉइंट से भी अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिल गया तो भी मार्जिन हमें कितना 20 से 21 के रेंज के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो कम ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू कोटक इंस्टीट्यूशंस मेरे हिसाब से इस बार कंपनी के जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छे देखने को मिल सकते हैं, बट Q1Q बेसिस पे हो सकता है कि हमें फ्लैट रिजल्ट देखने को मिले, या बिल्कुल हैरान मत होना कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें स्लाइटली गिरते हुए भी नज़र आ जाए, क्योंकि जो डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेंशन किया गया है उसको Q1Q बेसिस पे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। Q1Q बेसिस पे रेवेन्यू में 12% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, जो कि चलो ठीक है,
ग्रो कर जाएगा, 4,000 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू हमें दिख जाएगी। बट अगर मार्जिन्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.7% से मार्जिन इंप्रूव होगा, ये एक्सपेक्टेशन है। उसको अगर कंपैरिजन करोगे तो 23% से तो नंबर कम ही निकलेगा ना। तो हो सकता है कि 12% से रेवेन्यू ग्रो होते हुए दिख जाए, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 12% नहीं, उससे कम ग्रोथ आपको रिपोर्ट करती हुई दिखे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के लेटेस्ट Q4 के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट, Q4 के नहीं Q1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो चुके हैं, जहाँ पर प्रमोटर की स्टेक ऑलमोस्ट एज इट इज़ देखने को मिल रही है, बट FIS की स्टेक स्लाइटली अप हमें होती हुई देखने को मिल रही है लगभग 2% से, और वही DIS की स्टेक लगभग 0.4% से स्टेक ऊपर जाती हुई दिख रही है, और पब्लिक की स्टेक हमें नीचे जाती हुई दिख रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हमने डिस्कस किया था वारी एनर्जीज़ को लेकर, बट हाँ ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए, रिकमेंडेशन मत मानना। चलिए अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। पिछले कुछ टाइम में वरुण बेवरेजेस का परफॉर्मेंस हमें नो डाउट थोड़ी डिसअपॉइंटिंग वाली ज़रूर देखने को मिली है। 33% के आसपास की गिरावट इस कंपनी में दिखा है। एक टाइम पे 100 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी थी, अभी के टाइम पे देखोगे तो लगभग 50 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। वैल्यूएशन में लगभग देखोगे तो टॉप लेवल से करीब 50% के आसपास की करेक्शन हमें देखने को मिला था। 50% का करेक्शन वैल्यूएशन में हुआ, बट स्टॉक में उतना करेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि इस बीच में कंपनी के जो अर्निंग्स थे वो भी हमें बढ़ते हुए दिखे थे इस वजह से। बट फिर भी आने वाले जो क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे VBL के लिए, क्योंकि 50 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे कंपनी दिख तो रही है, बट उसको जस्टिफाई करने के लिए कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25-30% से अगर ग्रो करते हुए दिखे तो ही अच्छा रहेगा। अब देखो दोस्तों अगर Q1 की बात करें तो यहाँ पर मानसून की शुरुआत हमें काफ़ी जल्दी देखने को मिली काफ़ी सारे स्टेट्स में। तो इस वजह से जो भी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में कंपनी काम करती है, चाहे हम कोको कोला की बात करें, कैंपा कोला की बात करें, फिर पेप्सिको की बात करें, उनको बिजनेस में उतना लेवल का फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा उन स्टेट में जिस स्टेट में हमें मानसून पहले आती हुई देखने को मिली है। तो इस वजह से Q1 के जो रिजल्ट रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे VBL के लिए। और रिजल्ट को देखते हुए, कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए, मार्केट ने बोल सकते हैं वैल्यूएशंस को तोड़ा तो है, बट अब अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करेंगे। अगर वो अच्छे दिखे तो कहीं ना कहीं मार्केट इन सारी चीज़ों को थोड़ा काउंटर भी कर सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। बाकी हाँ ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन मत समझना। इन सारी चीज़ों के बेसिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। अगली कंपनी दोस्तों रिसेंटली 1:10 की रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है, जो कि कंपनी का लाइफ का पहला स्प्लिट है। अब ये ऑटो सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है भाई। तो नाम क्या है कंपनी का? तो दोस्तों कंपनी का नाम है पावना ऑटो इंडस्ट्रीज़। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। अगर आप शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।